हमारी यूट्यूब चैनल HNG IT सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है डेस्कटॉप असेंबलिंग। डेस्कटॉप असेंबलिंग को लेकर के आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे डेस्कटॉप असेंबलिंग क्या होता है, डेस्कटॉप असेंबलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन हार्डवेयर्स की आपको ज़रूरत होगी, कौन सा हार्डवेयर ख़रीदें, कौन सा हार्डवेयर ना ख़रीदें, कौन सा हार्डवेयर मेरे दूसरे हार्डवेयर के साथ पूरी तरह से मैच करेगा और कंपैटिबल होगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरा पीसी मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, जो मैं सॉफ्टवेयर या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ उस तरह की चीज़ें मेरे उस हार्डवेयर के ऊपर रन करेंगी कि नहीं करेंगी। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा और आपको बेसिकली शुरुआत से आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपको एक पूरा CPU कैबिनेट तैयार करना है। पीसी असेंबलिंग सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जैसे कि ये मेरे पास पावर केबल है जो कि CPU को पावर देने के काम में आती है, और मैंने जो नीले कलर की केबल टेबल पे रखी है वो VGA केबल है जो कि हमारे CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम में आती है, जिससे हमारे CPU में जो भी प्रोसेसिंग जो भी चीज़ें काम हम कर रहे हैं वो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। ये हमारे पास CPU फ़ैन है, जिस CPU फ़ैन के वजह से ही हमारा जो प्रोसेसर होता है वो कूल रहता है, क्योंकि प्रोसेसर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और उनको ठंडा रखना पड़ता है। और हमारे पास ये एक पेस्ट है, इस पेस्ट की सहायता से CPU को और हीट सिंक को नज़दीक रखा जाता है, जिससे कि वो आपस में चिपके रहें और हीट सिंक के पास आए और फ़ैन के थ्रू वो बाहर निकल जाए। अब हमारे पास ये मदरबोर्ड का बॉक्स है। इस बॉक्स में एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें और भी रख रखी हैं जो कि इस बॉक्स के साथ नहीं आती हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं मदरबोर्ड के साथ आती हैं और कौन सी मदरबोर्ड के साथ नहीं आती हैं, या कौन कौन सी किसके साथ कम्बो के साथ आती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बैक प्लेट दिख रही है और एक रिबन है, यानी साटा केबल जिसको कहते हैं। ये साटा केबल बेसिकली DVD राइटर या हार्ड डिस्क या साटा हार्ड डिस्क को लगाने के काम में आता है। साटा केबल जो है वो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें अच्छी स्पीड मिल जाती है। इससे पहले जो है पाटा केबल का यूज़ किया जाता था। और ये बैक प्लेट है जिसकी आपको खासा ज़रूरत पड़ेगी जब आप नया मदरबोर्ड लगाते हैं अपने कैबिनेट में, क्योंकि पुराना बैक प्लेट आपके काम का नहीं होता है। ये है CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसको इनिशियली बच्चे सीखते हैं तो ये नाम उनके दिमाग में डाला जाता है। और ये है एक यूज़र मैनुअल जो कि हर मदरबोर्ड के साथ आती है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है बोर्ड की और बोर्ड के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स की, और एक डायग्राम होता है। ये है ड्राइवर की CD जो कि कुछ एसेंशियल हार्डवेयर पार्ट्स के ऊपर ज़रूरी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ में लाते हैं। अब ये है हमारे पास मदरबोर्ड। अब बेसिकली हमारे इस मदरबोर्ड के बॉक्स के साथ 3 चीज़ें आई हैं, जैसे एक मदरबोर्ड है जो कि अभी मैं इसको अनरैप करने जा रहा हूँ, एक है बैक प्लेट और एक तीसरे नंबर पे थी वो है आपकी साटा केबल। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और आती है जिसको कहते हैं ड्राइवर की CD जो कि टेबल पर रखी हुई है, क्योंकि कई लोगों को भ्रम होता है कि मदरबोर्ड के साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी या एक हार्डवेयर के साथ कौन से पार्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये काफ़ी जानकारी उनको नहीं होती है। तो जैसा कि अब आपके सामने ये मदरबोर्ड है वो जेब्रोनिक कंपनी का है, G41 बोर्ड है, और ये रैम स्लॉट हैं, 2 रैम स्लॉट यहाँ पर दिए गए हैं बोर्ड में हमारे। एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पर दिए गए हैं 2, और ये कुछ पोर्ट्स हैं जो कि हमारे फ्रंट पैनल को कनेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये हमारी CMOS बैटरी है जो कि हमारी बायोस की सेटिंग्स को सेव रखती है। और ये IO पोर्ट्स हैं, और ये सॉकेट है जो कि हमारा CPU को होल्ड करेगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने वाली बेसिकली 2 ही कंपनियाँ हैं, पहली है इंटेल और दूसरी है AMD। और ये कवर था जो कि सॉकेट को सेफ रखने के लिए लगाया जाता है। ये मदरबोर्ड के IO पोर्ट्स हैं जिसमें माइक, स्पीकर इन आउट, लैन पोर्ट, USB पोर्ट्स, VGA पोर्ट्स, और ये सीरियल पोर्ट और ये PS2 पोर्ट्स हैं। जब हम मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे तो ये IO पोर्ट जो है कैबिनेट के पीछे साइड में दिखेगा, और इसमें हम काफ़ी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर आउट करना है या स्पीकर इन करना है। इस तरह के काफ़ी सारे डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर को भी हम VGA केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं।
ये हमारे पास SMPS है, जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। इसका काम मदरबोर्ड में और कैबिनेट में लगे हार्डवेयर्स को पावर सप्लाई पहुंचाने का काम है। और ये फ़ैन है और ये पावर देने के लिए कनेक्टर दिया गया है। और ये हमारे पास SMPS की एक इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि इसमें कितने वोल्टेज आने हैं और कितने वोल्टेज इसके केबल के थ्रू बाहर निकलेंगे, ये दिए हुए हैं। आप इससे जानकारी ले सकते हैं और कभी भी SMPS को चेक करना हो तो आप इसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि वोल्टेज सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और हर एक कलर में अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं और उनकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, या तो आप ब्लू कलर का जो स्टिकर है उसमें भी देख सकते हैं, लिखे होंगे। और यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता कि वो कौन से हैं और क्या काम में आते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एक कनेक्टर है, गिर गया था, जिसका नाम है 4 पिन कनेक्टर, जिसमें 12 वोल्ट आते हैं। येलो कलर की केबल है इसमें। और ये हमारा पेरिफेरल कनेक्टर, जो कि पहले कुछ डिवाइसेस होते थे जिसमें कनेक्ट करने के लिए आता था और जिनको पावर सप्लाई देने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। आज के टाइम पे हार्ड डिस्क में इनका यूज़ नहीं किया जाता है, या SSD में या DVD में यूज़ नहीं किया जाता। ये ATX पावर सप्लाई कनेक्टर है, जो 24 पिन की और 20 पिन की जा सकती है, ATX और ATX बेबी के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास साटा पोर्ट हैं, जो कि हार्ड डिस्क को या SSD को या कि DVD राइटर को कनेक्ट करने के लिए या पावर देने के लिए काम में आता है। और आप देखेंगे तो ये साइज़ में थोड़े एक जैसे ही है, मगर इनमें 4 पिन है और उसके अंदर 7 पिन समथिंग होती है, मगर वोल्टेज जो है सेम ही होते हैं। ये हो गया हमारा SMPS। अब बारी है रैम और प्रोसेसर की। ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं। ये DDR3 रैम है 4 GB स्पेस के साथ। ये ADATA कंपनी की है, जो कि मदरबोर्ड के साथ नहीं आती है, ये अलग से हमको लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कुछ पिन्स होती हैं जो कि DDR2 को DDR3 से अलग करती है या DDR4 से अलग करती है। अब हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, जिसको HDD के नाम से भी लोग जानते हैं। आज के टाइम पर स्पीड की बात करें तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, वो थोड़ी कॉस्टली भी है। और ये सीगेट कंपनी की एक हार्ड डिस्क है, जो कि SATA टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अभी मैं आपको इसके पोर्ट्स दिखाऊंगा जो कि SATA को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा पोर्ट दिख रहा है जो कि SATA पावर का है, और ये SATA डाटा पोर्ट के लिए यूज़ में होगा। ये वाली केबल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पावर देने के लिए यूज़ में नहीं आएगी, ये एक्चुअली डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम में आएगी मदरबोर्ड से कनेक्ट होकर के। और ये जो SMPS का मैंने आपको पोर्ट दिखाया था, कनेक्टर दिखाया था, ये इसके हार्ड डिस्क के SATA पोर्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि इसको हार्ड डिस्क को पावर मिलेगी। और जितने भी मैंने यहाँ पे पार्ट्स आपको दिखाए हैं वो बहुत ही कंपल्सरी हैं। और साथ ही साथ ये स्क्रू है, कुछ स्क्रूज जो होते हैं हमारे कैबिनेट के साथ ही आते हैं, और जिससे हम SMPS को, मदरबोर्ड को और सारे हार्डवेयर्स को कैबिनेट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ैन लगाने की एक्सटर्नल जगह दी गई है, आप चाहें तो एडिशनल फ़ैन लगा सकते हैं इसमें। और ये हमारे पास कैबिनेट है, पूरा का पूरा कैबिनेट है, जिसमें हम मदरबोर्ड और बाकी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे इंटरनली। ठीक है, पहले के कैबिनेट्स में क्या होता था कि आप को सिस्टमेटिक तरीके से ही हार्डवेयर को इंस्टॉल करना होता था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ही होता था। मगर यहाँ पे ऐसी कोई इशू नहीं है, आप कोई भी हार्डवेयर कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं या आप जैसा चाहें वैसे भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर SMPS लगेगा, यहाँ पर आपका बैक प्लेट लगेगी, यहाँ पर एक एडिशनल फ़ैन आप लगा सकते हो, यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट्स के पोर्ट्स यहाँ पर आउट होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन स्लॉट के पोर्ट्स आउट होंगे। अब मैं आपको कैबिनेट का फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, जो कि हो सकता है आपके कैबिनेट से मैच भी कर सकता है या डिफरेंट भी हो, मगर जो इसमें पोर्ट्स दिए होंगे वो लगभग सेम ही होंगे, जैसे पावर का, रीसेट का, USB का, स्पीकर आउट और माइक इनके लिए। ठीक है, और ये मैं कुछ स्क्रूज़ हैं जो कैबिनेट के साथ ही आते हैं, उनका आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रूज़ क्या हैं और किस काम में आएंगे। ये स्क्रू कम बोल्ट है जो कि कैबिनेट में फिक्स होगा, जिस पर मदरबोर्ड फिक्स होगा। ये हमारे पास दूसरा स्क्रू है जिससे SMPS को हम फिक्स करेंगे कैबिनेट के अंदर। और ये हमारे पास तीसरे स्क्रूज़ हैं जो कि हार्ड डिस्क को या आपके मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए काम में आएंगे।
जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें चूड़ियों का अंतर है, एक पतली चूड़ी है और एक में मोटी चूड़ी है। यहाँ पे इस पतली चूड़ी वाले का यूज़ हम मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिक्स करने में यूज़ में लाएंगे, और हमारे पास जो दूसरी मोटी चूड़ी वाली स्क्रू है उसका यूज़ हम SSD HDD DVD ड्राइव को कनेक्ट करने के काम में लाएंगे। ये कैबिनेट के फ्रंट पैनल के कुछ कनेक्टर्स हैं जो कि मदरबोर्ड में इंटरनली फिक्स होंगे, और सामने वाले पोर्ट को जो कि कैबिनेट के सामने फ्रंट व्यू में जो पोर्ट्स है उनको और जो बटन्स हैं उनको एक्टिव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये USB कनेक्टर है और एक ऑडियो कनेक्टर है जो कि फ्रंट कैबिनेट के फ्रंट व्यू में जो USB पोर्ट्स दिए गए हैं उनको एक्टिव करेंगे मदरबोर्ड में कनेक्ट होकर के, और ये जो ऑडियो का और एक माइक इन का कनेक्टर है या पोर्ट है इसको एक्टिव करेंगे जब हम मदरबोर्ड में इसको फिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक USB पोर्ट्स भी दिए हुए हैं दो, जो कि इसको लगाते ही एक्टिव हो जाएंगे। ये मदरबोर्ड में हमको फिक्स करने होते हैं एक्चुअली अंदर। अब हमारे पास ये कलरफुल कुछ कनेक्टर्स हैं जो कि कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको मदरबोर्ड में कैसे फिक्स करें, हमको आता नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, आप चाहें तो मैनुअली एक एक करके टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी बार आपको रीसेट करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ जो मैंने आपको यूज़र मैनुअल दिखाई थी उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है इसको कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में। जैसे यहाँ पर HDD LED और पावर LED के लिए कुछ डिस्प्ले किया गया है कैबिनेट में, और ये एक पावर रीसेट का बटन है और ये कनेक्टर है उसका ऑरेंज कलर का, और ये ब्लू कलर का जो कनेक्टर है ये रीसेट के लिए, पावर रीसेट के लिए है। अब हमारे पास ये 3 कनेक्टर और बच रहे हैं, जिसमें से ये रेड कलर का जो कनेक्टर है इसको जब हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रंट में HDD LED की जो लाइट है ये ग्लो होगी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ये ग्रीन और वाइट कलर के कनेक्टर प्लस माइनस के साथ पावर LED को ग्लो करने के काम में लिए जाएंगे। अब बारी है बैक प्लेट को समझने की। बैक प्लेट क्या है? आइयो बैक प्लेट का यूज़ एक्चुअली हम मदरबोर्ड के जो भी पोर्ट्स होते हैं, बैक साइड के पोर्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अब ये बैक प्लेट जो होती है मदरबोर्ड के साथ कंपलसरी आती है, क्योंकि अगर आप नया मदरबोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैबिनेट के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जिसमें आपके पोर्ट्स जो हैं प्रॉपर तरीके से बाहर निकलें। और अगर आप पुराना मदरबोर्ड रिप्लेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके पोर्ट्स कुछ अलग डिज़ाइन के हों और बैक प्लेट आपकी मैच ना करे, तो इसलिए मदरबोर्ड के साथ ये बैक प्लेट ज़रूर से आती है। तो अभी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले आपको देख लेना है कि मदरबोर्ड किस तरह से लग रहा है और बैक प्लेट ऊपर नीचे ना लग जाए, जिससे कि आपको वापस उसको निकालना पड़ जाए। ठीक है, तो आपने समझ लिया इसको किस तरह से हमको चेक करना है और बैक प्लेट को इस यहाँ पर कैबिनेट के अंदर फिक्स करना है। हो सकता है बीच में ये बैक प्लेट निकल सकती है, तो अभी आपको मैं दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पर बारी है, शुरुआत करते हैं हम SMPS को इंस्टॉल करने के लिए। तो SMPS को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर स्क्रूज़ के लिए कुछ होल्स दिए हुए हैं, 4 स्क्रूज़ के लिए होल्स हैं यहाँ पर, और इसको इंस्टॉल करते हैं हम। इंस्टॉल करने के लिए जो स्क्रू मैंने आपको बताए थे उन स्क्रू का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सिंपली आपको बस पूरा इंस्टॉलेशन करने के लिए एक ही स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, प्लस माइनस। अब यहाँ पर ये स्क्रू है, 4 स्क्रू, एक्चुअली 5 स्क्रू मेरे पास उसके पैकेट के साथ आए थे, मगर यहाँ पे एक स्क्रू मेरा बचेगा। और 4 स्क्रू में से मैं पहला स्क्रू यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। मेरे पास ये प्लस माइनस का स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे मैंने प्लस वाला सिंबल को एक्टिवेट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं स्क्रू को टाइट करूँगा। और खासा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप SMPS को फिक्स करें या कोई भी हार्डवेयर फिक्स करें तो पहले आप एक स्क्रू टाइट करें और उसको टाइट पूरी तरह से ना करें, हल्का सा लूज़ रहने दें, ताकि आप उसको हार्डवेयर को मूव करके बाकी सारे स्क्रू को इंसर्ट करा सकें। तभी आपको बाद में सारे स्क्रू को टाइट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं SMPS जो है वो कैबिनेट के अंदर फिक्स हो चुका है, और आगे के जो हार्डवेयर्स मैंने आपको दिखाए थे वो हार्डवेयर्स को अब इंस्टॉल करना है हमें कैबिनेट के अंदर। तो इन वायर्स को हम थोड़ा सा एक साइड कर देते हैं, जिससे कि हार्डवेयर्स को इंस्टॉल करने में, दूसरे हार्डवेयर्स को इंस्टॉल करने में परेशानी ना आए। तो अब हमारे पास ये हार्ड डिस्क है HDD जिसको कहते हैं, जिसका काम स्टोरेज करना होता है, और यहाँ पर कुछ होल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम स्क्रू को इनमें फिक्स करेंगे और कैबिनेट के अंदर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। डेस्कटॉप और लैपटॉप PC के लिए भी हार्ड डिस्क यूज़ में आती है, और डेस्कटॉप PC में 3.5 इंच की हार्ड डिस्क यूज़ होती है और लैपटॉप में 2.5 इंच की। हार्ड डिस्क में कैबिनेट को इस जगह पर या तो फिर इस जगह पर इंस्टॉल किया जा सकता है अकॉर्डिंग।
और यहाँ पर जो स्क्रू यूज़ होगा वो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, मोटी चूड़ी वाला स्क्रू यहाँ पर यूज़ करेंगे हम हार्ड डिस्क को कैबिनेट के अंदर फिक्स करने के लिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि अगर हमको नीचे हार्ड डिस्क को फिक्स करना है कैबिनेट के डाउन साइड में, तो यहाँ पर स्क्रू फिक्स होंगे, है ना। और मैं चूड़ी से भी आप चाहें तो अगर मैच करा के देख सकते हैं कि जो मैं स्क्रू बता रहा हूँ या आपको यूज़ में लेना है या जो कैबिनेट के साथ आया है वो उस हार्ड डिस्क में फ़िक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ अगर दूसरा फिक्स होगा तो दूसरा लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे इस साइड में लगानी है यानी ऊपर साइड में लगानी है तो मुझे इन दोनों स्क्रू या उन तीनों स्क्रू का यूज़ करना होगा, ठीक है। और ये एक साइड होगा और साथ ही साथ आपको इंस्टॉल करने के लिए दूसरे साइड का जो कवर है उसको भी खोलना पड़ेगा। तो मैं अभी हार्ड डिस्क को इसके अंदर इंसर्ट करा देता हूँ। और मैंने स्क्रू भी ले लिया है, ये हार्ड डिस्क मैंने इंसर्ट कर दी है। यहाँ पर हार्ड डिस्क के लिए जगह दी हुई होती है, आप आसानी से इसको हार्ड डिस्क को यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ पे भी सेफ़ रहती है और नीचे भी सेफ़ रहती है, दोनों साइड में सेफ़ रख सकते हैं आप हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसको ठेस नहीं लगनी चाहिए, यानी शेकिंग नहीं होनी चाहिए इसके साथ, नहीं तो इसके हेड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रू हल्का सा टाइट किया है। अब मैं क्या करूँगा कि दूसरे साइड का ये कवर खोलूँगा और इस कवर को खोलने के बाद मैं इसमें दूसरे स्क्रू को दूसरी साइड लगाऊंगा जिससे कि हार्ड डिस्क पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाए। और ये मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर है, बहुत ही आसानी से आप इसमें स्क्रू को चिपका सकते हैं और स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस जगह पर हार्ड डिस्क लगी हुई है। अभी हमारे मदरबोर्ड की बारी आती है। अब मदरबोर्ड में हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमको मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले यानी कैबिनेट में इंस्टॉल करने से पहले फ़िक्स करने होंगे। जैसे कि हमारे पास ये प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी का ये प्रोसेसर है और सबसे पहले हमको इस प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है। और ये प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड में फ़िक्स होता है लेकिन गलत फ़िक्स नहीं होगा और जो कंपैटिबल प्रोसेसर्स हैं वही मदरबोर्ड में फ़िक्स होंगे। अब जैसा कि ये ड्यूल का प्रोसेसर है, इसमें दो साइड में घाट दिए हुए हैं, एक ये पहले नंबर पे और एक ये उसके पैरेलल में यहाँ पे ये दूसरा घाट दिया हुआ है। अब ये दोनों घाट जो हैं नीचे जो स्लॉट दिया हुआ है उसमें मैच करेंगे तभी ये प्रोसेसर उसके अंदर लगेगा, अदरवाइज़ ये गलत लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। अभी मैं ये कवर इसका हटा लेता हूँ और कवर हटाने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये घाट के लिए जगह दी हुई है और इन घाटों में ही ये प्रोसेसर फिक्स होगा। तो मैं आपको इंस्टॉल करके अभी दिखाता हूँ इसको और गलत तरीके से भी दिखाऊंगा कि ये इंस्टॉल नहीं होगा। ये मैंने रख दिया है इसके ऊपर और ये बहुत आसानी से लग चुका है। अब मैं गलत तरीके से आपको दिखाऊं तो अगर मैं पलट के लगाना चाह रहा हूँ इसको तो पलट के ये लगेगा ही नहीं, चाहे किसी भी दिशा में आप लगाना चाहें ये नहीं लगने वाला। और अगर लग भी गया तो ऊपर का जो ये कवर है वो भी फिक्स नहीं होगा, टाइट नहीं होने वाला। बेसिकली ये LGA 775 सॉकेट है। आने वाले मदरबोर्ड्स हैं वो और नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं, जैसे कि अभी LGA 1155 है और भी काफ़ी सारे मदरबोर्ड्स के प्रोसेसर्स लगाने वाले स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको फाइनली लगा दिया है और इसका क्लिप जो है इसको मैं प्रेस करके इसको यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। जी बस इतना हो गया और हमारी ये प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड के साथ लग चुका है। अब बारी है प्रोसेसर के फ़ैन को इंस्टॉल करने की। ये जो CPU का फ़ैन है ये एक्चुअली मदरबोर्ड में फ़िक्स होता है और प्रोसेसर के साथ बिल्कुल पूरी तरह से सटा रहता है स्पेस के सहायता से, जिससे कि क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम की हीट सिंक है इस हीट सिंक में जो प्रोसेसर की हीट है वो एब्जर्ब होती है और इस फ़ैन के साथ वो हीट जो होती है वो बाहर निकल जाती है। प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, ये फ़ैन के साथ ये हीट जो होगी बाहर निकल जाएगी बहुत ही आसानी से।
और यहाँ पर ये केबल कनेक्टर दिया हुआ है। इस केबल कनेक्टर में 4 पिन है एक्चुअली, और इन 4 पिनों का यूज़ यूँ है कि टाइम टू टाइम प्रोसेसर बताता है कि मैं ज़्यादा हीट हो रहा हूँ, और फ़ैन को उसके अकॉर्डिंग स्पीड घटाता या बढ़वाता रहता है। अब यहाँ पर ये स्क्रू दिए हुए हैं प्रोसेसर के फ़ैन को फिक्स करने के लिए मदरबोर्ड के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये नीचे साइड में ये स्क्रू दिए हुए हैं, सॉरी नट दिए हुए हैं। इन नट को हम मदरबोर्ड के नीचे कुछ इस तरह से लगाएंगे जिससे कि ये नट बैक साइड में लग जाएं। और अगर हम मदरबोर्ड को पहले ही फिक्स कर देंगे तो ये लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमको पहले इन चीज़ों को यानी प्रोसेसर को और प्रोसेसर के फ़ैन को पहले ही लगाना पड़ता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये जो नट हैं, और ये नट हमारे ऊपर साइड में दिख रहे होंगे, जिनसे कि बहुत ही आसानी से हम प्रोसेसर के फ़ैन को हम इसमें स्क्रू की सहायता से टाइट कर सकते हैं। और ये नट जो हैं ऊपर साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको। एक नट ये यहाँ पर है, और बाकी के नट जो हैं उन सारे होल्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ये चारों नट्स जो हैं सामने आ चुके हैं आपके, और इन नट्स के ऊपर हम प्रोसेसर फैन को कुछ इस तरह से लगाएंगे। और पहले हमको क्या करना है कि प्रोसेसर को लगाने से पहले हमको ये जो पेस्ट है ये फ़ैन के साथ एक्चुअली आता है पहले से। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप टूथपेस्ट का और थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली का यूज़ करके उन दोनों को मिक्स करके इसकी जगह पर लगा सकते हैं। और जैसा कि ये हमारे फ़ैन के साथ पहले से ही आया हुआ है तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हीट सिंक कंपाउंड इसको कहते हैं, और ये वाइट कलर का है बेसिकली। तो इसको मैं प्रोसेसर के ऊपर इस तरह से लगा दूंगा। आप चाहें तो पेचकस की सहायता से भी लगा सकते हैं। एक्चुअली इसका काम बस इतना है कि हीट सिंक के साथ ये प्रोसेसर जो है वो चिपका रहे, सटा रहे, जिससे कि हीट उसके पास पहुंचती रहे। प्रोसेसर की जो हीट है वो हीट सिंक पे पहुंचती रहे, और जो फ़ैन है वो हीट सिंक की हीट को बाहर निकालता रहे। बस इतना ही काम है इसका, और कुछ काम नहीं है। अब मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस पेस्ट को थोड़ा फैला लूँगा, और मुझे ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली जब हम हीट सिंक को उसमें फ़िक्स करेंगे तो ये अपने आप ही जगह बना लेगा कि किस जगह पर उसको जाना है। तो थोड़ी सहायता से मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। और जब मैं फ़ैन को या प्रोसेसर के फ़ैन को लगाऊंगा तो ये आसानी से फैल जाएगा। अब मदरबोर्ड का थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये आईओ पोर्ट्स हैं जो कि मैंने आपको कैबिनेट के फ्रंट व्यू को कनेक्ट करने के लिए दिखाए थे, और ये यूएसबी और ऑडियो के लिए हैं 2 पोर्ट्स। ठीक है, अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये फ्रंट यूएसबी और अभी ये दोनों फ्रंट यूएसबी ही हैं वैसे। मतलब अगर आप चाहें तो 2 फ्रंट यूएसबी का यूज़ भी कर सकते हैं, एडिशनल एक लगाना चाहें तो। और ये हमारे पास ATA पावर कनेक्टर है 24 पिन का, ये 12 पिन का पावर कनेक्टर है। ये प्रोसेसर का फ़ैन मुझे पहले लगाना पड़ेगा, और पहले लगाने का रीज़न ये है कि प्रोसेसर के फ़ैन की वायर की जो लेंथ है वो हो सकता है कम या ज़्यादा हो, तो हमको देखना है कि गलत तरीके से अगर ये लग गया तो हमारे जो अदर डिवाइस हैं जैसे रैम हो गया या कुछ और डिवाइसेज हैं उनको परेशानी ना आए। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने ये लगा लिया है, तो रैम के जस्ट ऊपर से ये वायर जा रही है। अगर मैं और लेंथ इसकी दूर कर दूंगा तो हो सकता है रैम लगाने में परेशानी आ सकती थी मुझे। तो ये पीछे से निकल चुका था, सॉरी, तो लगाने दिखाने के लिए आपको। तो अब मैं इसको ज़मीन पे रख करके इस तरह से फिक्स करूँगा। अब इसके ऊपर मैंने इसको रख लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्रू लगाने का तरीका, कि पहले आपको एक स्क्रू को हल्का सा घुमाना है और पूरी तरह से उसको टाइट नहीं करना है, उतना ही करना है जितना वो हल्का सा उसको जाम कर लें। और उसके बाद अगले पर अटैम्प्ट करना है, और उसको भी पूरी तरह से टाइट नहीं करना है, उतना ही टाइट करना है जितना कि वो उसको पकड़ ले, उस नट को वहाँ से पकड़ ले। और उसके बाद तीसरे पे अटैम्प्ट करना है वही सेम तरीके से, और चौथे वाले स्क्रू को भी हमको इसी तरीके से उसको जाम करना है, हल्का सा जाम करना है, जिससे कि वो उसको ग्रिप बना ले, पकड़ ले। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, और अगर आप एक ही स्क्रू को टाइट करना शुरू कर देंगे, इससे होगा क्या कि आपके प्रोसेसर का जो फ़ैन है उसकी क्लिप भी टूट सकती है जहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है।
तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस तरीके से ही आप इस प्रोसेसर के फ़ैन को टाइट करिएगा। क्योंकि ये प्रोसेसर का फ़ैन जो है 250 रुपये से लेकर के काफ़ी महंगी रेंज का आता है, तो आपको खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो आप सहन कर पाएंगे शायद, मगर दूसरे किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो फिर आपको 250 रुपये की या उससे ज़्यादा की चपेट लग सकती है। एक एक करके अब मैं इन सबको धीरे धीरे फिर से वापस से हल्का हल्का टाइट कर रहा हूँ। पूरी तरह से टाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी हल्का हल्का ही मैं टाइट कर रहा हूँ, और फाइनल टच में दूंगा इनको पूरी तरह से टाइट करने के लिए। अब वायर की आप लेंथ देख पा रहे होंगे फ़ैन की किस जगह से जा रही है। अगर मैं इसको पहले न लगाऊं और बाद में लगाऊं तो आपको दिखेगा कि जो दूसरे स्लॉट्स हैं उनको लगाने में हो सकता है परेशानी आ सकती है। ये पीछे का व्यू है जो कि लग चुका है। अब केबल में काफ़ी मार्जिन है, आप इसको मूव कर सकते हैं रैम लगाने के लिए। ये रैम के स्लॉट्स हैं, अब इसमें जब भी हम रैम लगाएंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब बारी आती है रैम को इंस्टॉल करने की, तो अब मैं आपको रैम लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि रैम में बीच में एक घाट बना होता है जिसकी सहायता से रैम को लगाया जा सकता है, और ये गलत तरीके से भी नहीं लगेगी। जैसे मैंने आपको प्रोसेसर के लिए दिखाया था, ये भी रैम भी जो है वो गलत तरीके से कभी नहीं लगती। अगर DDR2 है तो DDR2 के स्लॉट में ही लगेगी, DDR3 है तो DDR3 के स्लॉट में ही लगेगी, DDR4 है तो DDR4 के स्लॉट में ही लगेगी। और ये 2 स्लॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से किसी में भी आप लगा सकते हैं। और मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी आपको पहले ही कंफर्म करनी है कि आपके मोड में मदरबोर्ड में कितनी रैम सपोर्टेबल है। अगर 4 GB सपोर्टेबल है तो 4 GB से ज़्यादा नहीं लेगी, और आप अगर 2-2 GB के आसपास अलग अलग 2 स्टिक लेते हैं तो 2 GB एक स्लॉट में, 2 GB एक स्लॉट में लगाई जा सकती है। और अगर आप सिंगल स्लॉट लेते हैं या सिंगल स्टिक लेते हैं और सिंगल स्लॉट में लगाते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। मगर दूसरा स्लॉट आप सोचें कि 2 GB या 4 GB लगा लूँ, यानी 6 GB या 8 GB कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड को सिर्फ 4 GB सपोर्टेबल हो। तो अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड में 2 क्लिप्स दी हुई हैं, जो कि ये रैम को जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा ऊपर से थोड़ा सा पुश करूँगा तो वो क्लिप्स जो हैं लेफ़्ट और राइट साइड से अपने आप इसको ग्रिप बना लेंगी, अपने आप पकड़ लेंगी। देखिए, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मुझे उन क्लिप को दबाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं प्रेस किया है और ये क्लिप जो है आपस में दब के इस रैम को पकड़ ली है इसने, कि वापस से ये आसानी से ना निकल जाए। ये क्लिप को मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊँ, ये इस तरह से अपने आप ले लिया है इसने अंदर, ठीक है। और रैम हमारी जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, और ये हमारे पास 4 GB की रैम है। और मैक्सिमम सपोर्टेबल रैम जो है यहाँ पर इस बोर्ड में 8 GB है, यानी एक स्लॉट में 4 GB लगाई जा चुकी है, दूसरा स्लॉट खाली है आपका। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत होती है इस बोर्ड में 4 GB रैम और इंस्टॉल करने की, तो आप बहुत ही आसानी से दूसरे स्लॉट में 4 GB की रैम एक सिंगल स्टिक और लगा सकते हैं। हमारा मदरबोर्ड जो है वो लगभग रेडी हो चुका है बाहर से, और हमारे पास इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिक्स करने के लिए कुछ होल्स दिए हुए हैं, और ये 2 होल्स हैं। ये हमारे पास तीसरा होल है, और ये चौथा होल दिया हुआ है, और 5वां और ये छठा होल दिया हुआ है, जिसकी सहायता से हम इसको फिक्स करेंगे। हमारे पास ये पीतल के स्क्रू कम बोल्ट दिए हुए हैं, जिनको हम पहले कैबिनेट के अंदर फिक्स करेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को इसके ऊपर इंस्टॉल करके स्क्रू को टाइट करेंगे। अब जैसा कि ये पीतल के स्क्रू कम बोल्ट हैं, इसमें एक साइड में स्क्रू का शेप है और दूसरे में बोल्ट का, तो स्क्रू वाले शेप को हम कैबिनेट के अंदर फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। और इसको फिक्स करने से पहले हमको क्या करना है कि मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर रख के हमको देख लेना है कि कौन कौन से छेद जो हैं कैबिनेट के अंदर पहले से कुछ छेद दिए होते हैं, उनके अंदर इस पीतल वाले स्क्रू को हमको लगाना है। तो बिना उसको चेक किए आप इसको लगाएंगे तो आपको हो सकता है वापस से खोलना पड़ जाए। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले मदरबोर्ड को अंदर रख कर के एक बार देख लें। आपको स्क्रू नहीं टाइट करना है, आपको सारे होल्स को मिलाना है, ताकि पता चल पाए आपको कि कौन सा स्क्रू जो है कौन सा स्क्रू आपको किस जगह पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, एक मैंने इसी तरह से लगा लिया है, वो मेरे को याद है, वो तो लगना ही लगना है वहाँ पे।
और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे छेद होते हैं, मदरबोर्ड हमारा छोटा है और अलग अलग कंपनियाँ जो होती हैं अलग अलग शेप के मदरबोर्ड्स को बनाती हैं। तो हमको यहाँ पर मदरबोर्ड को रख कर एक बार देख लेना होता है कि जो मदरबोर्ड के होल्स हैं वो हमारे कैबिनेट के होल्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने 2 स्क्रू लगा लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 स्क्रू और बचे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 होल्स हैं हमारे मदरबोर्ड में। अब कुछ हिस्से में ये पीतल वाला स्क्रू जो है वो नहीं लग पाएगा, तो हमको जो मदरबोर्ड को फिक्स करने के लिए जो ये ब्लैक कलर का स्क्रू है इसको मैंने इसमें टाइट किया है। और यहाँ पर क्योंकि मेरा हाथ आसानी से नहीं पहुँच पा रहा था इसलिए मैंने इसकी सहायता से इसको लगाया है। ठीक है, और जब मैं इसको हल्का सा फिक्स कर लूँगा तो मैं ब्लैक वाला जो स्क्रू है उसको वापस से अपोजिट साइड में घुमा करके बाहर निकाल लूँगा और उसको रिमूव कर लूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा काम जो था वो पीतल वाले स्क्रू को वहाँ पे फिक्स करना था। तो मैंने पीतल के सारे स्क्रू लगा दिए हैं कैबिनेट के अंदर। अब बारी है मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने की। तो अब पीतल वाले स्क्रू के जस्ट ऊपर ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो रखाया जा चुका है। अब रखने के बाद में आप जैसा कि देख सकते हैं कि सारे होल्स जो मदरबोर्ड में दिए हुए थे वो सारे के सारे पीतल वाले स्क्रू के ऊपर बहुत ही सही तरीके से मैच कर रहे हैं। अब ये जो ब्लैक कलर के स्क्रू जो मैंने आपको बताए थे मोटी चूड़ी के हार्ड डिस्क में लगने वाले थे और दूसरे जो पतली चूड़ी के थे वो हमारे मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिक्स करने के लिए यूज़ किए जाएंगे उन होल्स की सहायता से। अब स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है हमको और मैग्नेट है हमारे स्क्रू ड्राइवर में, और इसको हम छेदों में कुछ इस तरह से एक एक करके, और यहाँ पे वही तरीका अपनाना है आपको कि जो भी स्क्रू आप टाइट करें उसको पूरी तरह से टाइट ना कर दें, हल्का हल्का उसमें मार्जिन रखें ताकि आप मदरबोर्ड को मूव कर सकें इधर उधर, क्योंकि सारे छेदों को सारे होल्स को आपको मैच कराना है और बाकी के स्क्रू भी आपको उसमें लगाने हैं, इसलिए आपको इस बात का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रू मेरा टाइट हो गया था इसलिए मैंने उसको वापस से हल्का रिलीज किया है। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे स्क्रू जो है इसमें 6 स्क्रू लगने की रिक्वायरमेंट है, वो 6 स्क्रू में लगा दूँगा। जैसे कि ये मदरबोर्ड इंस्टॉल हो रहा है और पहले हमने एसएमपीएस को इंस्टॉल किया, फिर हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद मदरबोर्ड को बाहर हमने रख करके प्रोसेसर का फैन स्टिक लगाई और उसके बाद पूरा बोर्ड जब तैयार हो गया उसको हमने कैबिनेट के अंदर रखा और ये स्क्रू से हम इसको टाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद लगभग हमारा सीपीयू रेडी है, बाकी है और बचा हुआ है वो काम ये है सिर्फ कि हमको इनकी केबलिंग करनी है, यानी जो ये केबल्स एसएमपीएस से बाहर निकल रही हैं इनको हमको सही जगह पर लगाना है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही गिनी चुनी केबल्स होती हैं, मात्र 3 या 4 केबल का ही हमको समझना है एसएमपीएस से आई हुई। बाकी जो फ्रंट पैनल का जो कनेक्टर्स हैं उन कनेक्टर्स को हमको मदरबोर्ड में लगाना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है और मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँगा। और ये सारे स्क्रू जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं मदरबोर्ड के अंदर। अब बारी है एसएमपीएस के जो ये कनेक्टर्स हैं इनको मदरबोर्ड के पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने की। यहाँ पर 24 पिन ATX पावर कनेक्टर है। ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो 24 पिन ATX पावर कनेक्टर को सपोर्ट करता है, इसलिए हमको ये 24 पिन को ही लगाना है। ये जो हमारी 4 पिन का जो कनेक्टर है हमको हटाने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ मदरबोर्ड्स में इनको हटाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो 20 पिन के होते हैं। तो मुझे बेसिकली सिंपली इसको आप देखेंगे तो एक साइड में इसका घाट दिया होगा, वो उसी जगह पे लगेगा, गलत नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 12 पिन का जो कनेक्टर है ये इसको हमको देख लेना है कि मदरबोर्ड में किस जगह पर 12 पिन का इसके सेम डिज़ाइन जैसा कोई कनेक्टर दिख रहा है, तो उसके साथ हमको इसको भी फिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये क्लिप दी हुई होती है, ये क्लिप आप देख लेंगे कि लेफ़्ट राइट किधर साइड में दी हुई है और उसी जगह पे ही लगेगी, गलत लगेगी भी नहीं। आप सोचे कि मैं गलत लगा दूं या गलत मुझसे लग जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, उसके लिए भी डरिएगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कनेक्टर जो है वो आपको हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए यूज़ में लेना है, जो कि SATA पावर कनेक्टर है। और इस SATA पावर कनेक्टर का यूज़ हम आपका SSD को पावर देने के लिए या HDD को पावर देने के लिए या फिर DVD ड्राइव को पावर देने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर जो कनेक्टर्स हैं एसएमपीएस से निकले हुए उनको हमने लगा दिया है। अब कोई दूसरा कनेक्टर की हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर HDD हमने लगाई हुई है,
हार्ड डिस्क हमने लगाई हुई है उसको पावर देनी है, तो SMP से एक साटा पावर कनेक्टर हमने लिया है। और इसमें भी आप देखेंगे तो L शेप में एक घाट बना हुआ है, इस घाट को देख करके लगाना है। ये भी गलत नहीं लग सकता। अगर आप सोचेंगे मुझसे गलत लग जाएगा या गलत लग रहा है, तो गलत लगेगा भी नहीं, वो लगेगा तो सही लगेगा, अगर आप सही जगह पर लगा रहे होंगे उसको। तो अब हार्ड डिस्क के अंदर पावर सप्लाई भी पहुंच चुकी है। अब बारी है इसमें साटा कनेक्टर को कनेक्ट करने की मदरबोर्ड के साथ। अब ये हमारे पास रेड कलर का रिबन जो कि मदरबोर्ड के साथ आया हुआ था, इसको हमको एक साइड पे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा और दूसरे साइड पे हार्ड डिस्क के साथ। यही साटा कनेक्टर या केबल जो है 2 ली जा सकती हैं। 2 पोर्ट दिए हुए हैं हमारे मदरबोर्ड में, एक से हम दूसरी SSD कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम DVD ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मदरबोर्ड में इस साटा केबल को कनेक्ट करने से पहले हार्ड डिस्क में लगाया है और फिर ये मदरबोर्ड में हमने कनेक्ट कर दिया। दोनों में से आप किसी भी साइड पहले लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स को आप चाहें तो एक अच्छे तरीके से आप चाहें तो क्लिप और जो आपकी केबल टाई होती है उसकी सहायता से आप लगा सकते हैं, मगर मेरे केस में मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर SMP या कोई दूसरा पार्ट ख़राब होता है और मुझे क्विकली कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, तो वापस से मुझे वो सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स की। अब फ्रंट पैनल में जो कनेक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये जो फ्रंट पैनल के जो कनेक्टर्स हैं कैबिनेट के अंदर दिख रहे थे आपको, इसमें ये USB का है और ये ऑडियो का कनेक्टर है। और ये आप चाहें तो गलत लगाना तो गलत भी नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो ये होल्स ब्लॉक हो रहे हैं ये आप देख के लगाएंगे और गलत लगेंगे ही नहीं, पहली बात। और ये फ्रंट पैनल के जो कुछ और कनेक्टर्स हैं कलरफुल, हो सकता है कि आपके केस में ये सिंगल कलर के हों, कलरफुल ना हो या दूसरे कलर के हों, मगर इनमें खास बात ये है कि जो ये नाम है इनके, ये नाम बिल्कुल सटीक होंगे, सही होंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये HDD LED का है, ये पावर LED के लिए है प्लस और माइनस, और ये जो ब्लू कलर का है वो है पावर रीसेट के लिए, और जो यहाँ पे दूसरा अगला कलर है वो है ऑरेंज, जो कि आपका पावर स्विच को एक्टिवेट करेगा फ्रंट पैनल पे। अब चलिए इनको इंस्टॉल करते हैं, कनेक्टर्स को मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम USB पोर्ट, जो कि फ्रंट पैनल में USB पोर्ट्स दिए हुए हैं 2, उन USB पोर्ट्स के लिए एक ही कनेक्टर है यहाँ पर और उसको हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको मदरबोर्ड में दिखाया था कि USB के लिए एक कनेक्टर दिया हुआ है, और ये USB कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अगला है हमारा ये ऑडियो के लिए। तो ऑडियो के लिए यहाँ पर एक पिन दी हुई है, तो इन पिन के साथ हम इसको कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। और आप बहुत ही आसानी से मदरबोर्ड में नाम लिखा हुआ होता है, पढ़ सकते हैं कि कौन सा ऑडियो के लिए है, कौन सा USB के लिए है, कौन सा LED के लिए है, कौन सा पावर के लिए है, कौन सा रीसेट के लिए है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मदरबोर्ड में होती है। अगर नहीं होती है तो आप यूज़र मैनुअल में पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको फ्रंट पैनल का जो कनेक्टर्स है, जो कि पावर रीसेट पावर के लिए, HDD LED के लिए और आपका पावर LED के लिए दिए हुए कनेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, वो कैसे किस तरह से बने हुए हैं और कौन सी उनकी पिन है वो यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं, और उसी की सहायता लेकर के आप बहुत ही आसानी से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है इन कनेक्टर्स को मदरबोर्ड में लगाने की। तो पहले हम ऑरेंज कलर के कनेक्टर को लगाएंगे जिसका काम है पावर बटन को एक्टिव करना, और फिर हम लगा रहे हैं ब्लू कलर के कनेक्टर को जिसका काम है रीसेट बटन को एक्टिवेट करना। पावर बटन से हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, रीसेट बटन से हमारे कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में रीसेट किया जा सकता है, रीस्टार्ट किया जा सकता है या रिबूट किया जा सकता है। उसके बाद हम लगाएंगे ये रेड वाले पिन को। इस रेड वाले पिन का यूज़ क्या है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे और हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी हुई है तो वो एक्टिव है कि नहीं है वो हमें इस पिन के थ्रू, और लगाने पर हमारे फ्रंट पैनल पे एक LED लगी हुई है, उस LED को ग्लो करेगा। तो HDD LED इसका प्रॉपर नाम है। HDD LED को ग्लो करवाने के लिए हम इस कनेक्टर को मदरबोर्ड में लगाएंगे। अब हमारे पास 3 कनेक्टर लग जा चुके हैं मदरबोर्ड में। अब हमारे पास ये ग्रीन और वाइट कलर की, यानी ग्रीन यानी प्लस, वाइट यानी माइनस, उसमें लिखा हुआ है, और कुछ और भी हो सकता है तो आप देख सकते हैं उसमें कलर।
तो इनको लगाने के लिए अगर मुझे कोई समस्या आ रही है या आपको कोई समस्या आ रही है तो डायग्राम को भी हेल्प ले सकते हैं आप, और ये यूज़र मैनुअल में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा अगर उसमें आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो। और इनको भी हम जैसा उसमें दिया हुआ है प्लस के लिए प्लस में और माइनस के लिए माइनस में लगा सकते हैं। अगर आप इसको गलत लगा देते हैं तो गलत लगाने से कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, मगर आपकी जो एलईडी है, पावर की एलईडी, वो ग्लो नहीं होगी जब भी आप पावर का बटन ऑन करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने ये एक्चुअली थोड़ा सा बहुत कंजस्टेड जगह है तो लग नहीं पा रहा है और हो सकता है आपको थोड़ी सी इसमें परेशानी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कनेक्टर्स जो हैं फ्रंट पैनल के वो कनेक्ट कर दिए हैं, और इनको आप चेक भी कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें कि ये प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि जब आप कैबिनेट बंद कर दोगे तो हो सकता है आपको वापस से इसको खोलना पड़ जाए और इनमें से कोई भी बटन या इंडिकेटर काम ना करे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा हल्का कि किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है मदरबोर्ड के साथ। और अब मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा इन कनेक्टर्स की और साथ ही साथ इस डायग्राम की, जो कि मदरबोर्ड में आप देख सकते हो एफ पैनल करके लिखा हुआ है। एफ पैनल में आपको ये डायग्राम है और सेम पोजीशन पे ही आपको समझना है उस चीज़ को। कैबिनेट के अंदर सारे हार्डवेयर्स का इंस्टॉलेशन और केबलिंग पूरी हो चुकी है और हमारा सिस्टम रेडी है, और ज़रूरत है तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 जो भी आपको लगता है कि मुझे यूज़ करना है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप पूरी तरह से रेडी हैं इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए। तो अभी जो है मैं इन कैबिनेट्स के कवर को स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दे रहा हूँ, और जैसा कि मैंने हार्ड डिस्क को लगाने के लिए सिर्फ उसके दूसरे साइड का कवर खोला था, उसको मैंने फिक्स कर दिया है। और अब ये जो कवर जो प्रायोरिटी पे खोला जाता है उसको भी मैंने नट की सहायता से, स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दिया है। यहाँ पर पावर कनेक्टर है, SMPS का फ़ैन है, ये कीबोर्ड और माउस के लिए पोर्ट्स दिए हुए हैं, ये कॉम पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है। फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये VGA पोर्ट है, ये USB माउस के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर USB के लिए पोर्ट्स दिए हुए हैं 4, और ये LAN के लिए ये माइक, स्पीकर और लाइन इन के लिए दिए हुए हैं। ये जब अगर आप एक्सपेंशन स्लॉट्स को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे तो उनके पोर्ट जो हैं इस जगह पर बाहर निकल के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें।